लक्ष्य एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीएस बुलेटिन। क्वेश्चंस कहाँ से हैं? पॉलिटी से हैं। पॉलिटी के जो बेसिक्स हैं, एकदम बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एसएससी में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। आज के 30 क्वेश्चंस इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिए ताकि हम जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस कर सकें। आइए हम अपने जीएस बुलेटिन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन पहले भी एसएससी में आया हुआ है। शब्द जाति कहाँ से लिया गया है? The term caste was derived from, ये आपका क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2010। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका पुर्तगाली, दैट इज पोर्चुगीज। दूसरा ऑप्शन है आपका डच। तीसरा ऑप्शन है जर्मन और चौथा ऑप्शन है आपका इंग्लिश। तो ऑफ कोर्स ये जो वर्ड है कास्ट, वो इंग्लिश का वर्ड है, पर क्या ओरिजिनली ये वर्ड इंग्लिश का है? नहीं, ये जो वर्ड है ये वर्ड कास्टा से लिया गया है, CASTA, कास्टा। ये वर्ड स्पेनिश और पोर्चुगीज ने मिलकर बनाया था, स्पेनिश और पोर्चुगीज ने। ये वर्ड कास्टा इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हुआ था 1613 में। पहली बार अटेस्ट हुआ इंग्लिश में 1613 में। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो पोर्चुगीज, डच, जर्मन, इंग्लिश, पुर्तगाली, डच, जर्मन, अंग्रेजी, आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग आंसर देखते हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो हमारा आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे देखिए। ग्रेटर इंडिया शब्द का अर्थ क्या है? इंडिया हमें पता है हमारे देश का नाम है, पर व्हाट इज ग्रेटर इंडिया? द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स व्हाट? क्योंकि एसएससी का क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब बड़ा इंडिया तो नहीं होगा, इसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होगा। तो बताइए इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन है आपके पॉलिटिकल यूनिटी, मतलब राजनीतिक एकता। दूसरा सांस्कृतिक एकता, दैट इज कल्चरल यूनिटी। थर्ड धार्मिक एकता, दैट इज रिलीजियस यूनिटी। सामाजिक एकता, दैट इज सोशल यूनिटी। तो अगर हम ऑप्शन वाइज जाएं तो रिलीजियस यूनिटी तो हमारे इंडिया में ही नहीं है, बहुत सारे रिलीजन हैं और लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब उसके बाद कल्चरल यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी। अब जल्दी से आप लोग अपना आंसर करिए, फिर हम लोग ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता और सामाजिक। तो आपका ऑप्शन क्या है? सांस्कृतिक एकता जो है वो आपका आंसर है। जो कल्चरल यूनिटी है इंडिया की, ये इंडिया के बारे में नहीं है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ग्रेटर इंडिया, ये सदर्न एशिया के कुछ देशों को रिप्रेजेंट करता है। तो आज का जो आपका होमवर्क है, टास्क है, वो यही है कि आप ग्रेटर इंडिया के बारे में पढ़ें। ग्रेटर इंडिया क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और कैसे हम लोग कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक रूप से यूनाइटेड है, सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये आज का काम है जो आपको करना है कि ग्रेटर इंडिया जो हमारा है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ग्रेटर इंडिया रिप्रेजेंट्स कल्चरल यूनिटी, यानी कि सांस्कृतिक एकता। किसको रिप्रेजेंट करता है? सांस्कृतिक एकता को। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका थर्ड क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? Who is rightly called the father of local self government in India? तो आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग है वो एक दिन में नहीं हुआ, और ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होल सोली हमारा है। हम लोग बहुत जगह से कॉन्स्टिट्यूशन लिए हुए हैं। उससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने दिया था, उससे भी कई सारे क्लॉजेस हमने पिक किए हुए हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो आपको बिल्कुल दिख रहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के पहले का कॉन्सेप्ट है। तो अब आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड क्लाइव। तो अब चारों में से कौन है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया?
जल्दी से ऑप्शंस आप कमेंट करके बताइए। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर हम ऑप्शन वाइज जाए तो आपको बता दिया जाए कि जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। कैसे करेक्ट है कि इन्होंने ही, लॉर्ड रिपन ने ही फॉर्मुलेट किया था क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। कहाँ? इंडिया में। अब इन्होंने इसको कब इंप्लीमेंट किया इंडिया में? 1882। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल मतलब स्थानीय, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वशासन, खुद का शासन। तो ये कॉन्सेप्ट किसने लाया था? आपके लॉर्ड रिपन ने। तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लोकतंत्र के दो रूप क्या हैं? लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के टू फॉर्म्स क्या है? व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी? ऑप्शंस आर पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मोनार्कियल रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री एंड किंग। अगर ऑप्शन वाइज इरेडिकेट किया जाए यानी कि पहले ऑप्शंस को हटाया जाए तो सबसे पहला ऑप्शन तो खत्म है। क्यों? किंगशिप कहां से डेमोक्रेसी हो गई? आपको पता है पार्लियामेंट होता है या प्रेसिडेंशियल होता है, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये भी बताते जाइए डेमोक्रेसी मतलब क्या है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, जैसा कि वर्ड भी बताता है, ये लोग द्वारा चयनित लोगों से चलता है। जो पीपल है, रेसिडेंशियल पीपल है, वो लोग इलेक्ट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, और उससे जब सरकार चलती है तो उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ऑप्शन वाइज चलते हैं, संसदीय और राष्ट्रपति। तो ऐसा भी है कॉन्सेप्ट कि पार्लियामेंट है और एक प्रेसिडेंट है, तो ये दो फॉर्म हो सकते हैं, जहाँ पे पार्लियामेंट है और जहाँ पे एक प्रेसिडेंट है। दूसरा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तीसरा है मोनार्कियल, मोनोआर्क मतलब राजशाही, मतलब मोनो मतलब वन, आर्क मतलब जो एक हेड होता है। तो जब एक हेड है तो वैसे भी आप देख लीजिए डेमोक्रेसी कहां से आती है। तो अब ऑप्शन जल्दी से आप बताइए कौन सा सही है, आंसर बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है, दैट इज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसका ही एक फॉर्म होता है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सा? जब लोग डायरेक्ट जो अपना कैंडिडेट है उसको इलेक्ट करते हैं और उन्हीं इलेक्टेड कैंडिडेट से गवर्नमेंट बनती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के ही फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपका प्रेसिडेंशियल हुआ आपका यूएस में, यूके में आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म है। तो ये सब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के फॉर्म्स हैं। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो फॉलो करते हैं। तो पार्लियामेंट्री कहाँ का है? यूके, और प्रेसिडेंशियल जो आपका यूएस का है। तो ये भी आपका एक टास्क है, कॉपी में लिखते चलिए कि हर क्वेश्चन से आपको क्या क्या और पढ़ना है, ताकि इससे जितने बनने वाले क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाए। तो ये जो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो आपको पढ़ना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये भी आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन के लिए इतना ही। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय कौन सा है विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है ये आपका। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय। भाषा आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग और वित्त आयोग। भाषा आयोग मतलब लैंग्वेज कमीशन, योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन, चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन और वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन का नाम बहुत ज्यादा न्यूज में था रिसेंटली जब गवर्नमेंट आई थी, एनडीए गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन को हटाकर क्या लाया गया था? नीति आयोग। तो जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा उस टाइम में बने थे इससे रिलेटेड। अब जल्दी से आप ऑप्शन आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोग जो है फर्दर मूव कर सकें। अब तक तो जैसे
एक्सप्लेनेशन के टाइम में आपको समझ में आ जाता होगा कि क्या है जो हो सकता है। भाषा आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में ही रखा गया था। इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बचता यही है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये देख लेते हैं पहले। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं यानी कि संवैधानिक निकाय जो है वो है जो संविधान में पहले से ही मेंशन्ड है, जो संविधान में इंक्लूड किया गया है संविधान रचना के टाइम में। पर जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो बॉडीज है जिनकी जब जरूरत पड़ी तो उन्हें बना लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं किया गया, तो आप उसको इलीगल नहीं कह सकते। ये क्या है, एक लीगल बॉडी ही है तो एक लीगल बॉडी ही, लेकिन इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है तो इलीगल है, दैट इज नॉट करेक्ट। तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वही है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप आज का काम है प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ना इस क्वेश्चन से। कब तक प्लानिंग कमीशन एक्टिव था यूपीए गवर्नमेंट के अंडर, और कैसे नीति आयोग को लाया गया एनडीए गवर्नमेंट के अंडर, और क्या क्या काम हो रहे हैं, प्लानिंग कमीशन का क्या क्या काम था। आपको पता है इंडिया 5 ईयर प्लान से चलता है। तो ये सारे जो होमवर्क है वो आपको करने हैं। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 6th क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज में कैसे चुने जाते हैं? इलेक्टेड, बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं, ऑफ कोर्स इलेक्शन से ही चुने जाते हैं। अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड या फिर सिलेक्टेड? चलिए बताइए, इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड या फिर सिलेक्टेड, यानी कि निर्वाचित, नियुक्त, मनोनीत या फिर चयनित। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करिए। ये सब बेसिक क्वेश्चन है आपके जीएस के, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकते हैं। तो जो लोग थोड़ी सी भी पढ़ाई कर रहे होंगे, जिनको पता होगा, उनको ये आंसर एकदम आराम से आ जाएगा कि हाँ, प्रक्रिया तो इलेक्शन ही होती है, निर्वाचित ही होती है, लेकिन इनको नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करता है? भारत का प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो किसको नियुक्त करता है? आउट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स एक प्राइम मिनिस्टर जो है नियुक्त होता है, और उसके बाद अपना क्या होता है, इन प्राइम मिनिस्टर और ये दोनों लोग मिलकर क्या नियुक्त करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री मंडल जो है उसका निर्माण करते हैं। तो हमारा ध्यान रखिएगा कि ऑफ कोर्स इलेक्टेड होते हैं, बट इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बट आउट ऑफ दोज इलेक्टेड पीपल, उन इलेक्टेड लोगों में से जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करता है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री अपॉइंटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? Which of the following is not an all India service? आपके ऑप्शन है भारतीय प्रशासन सेवा, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो अगर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी तो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ऑल इंडिया सर्विसेज कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होगा, तो जल्दी से कमेंट करिए कि कौन सा नहीं होता है। बी क्विक, जल्दी जल्दी। जो लोग भी देख रहे हैं पहले कमेंट करते चलिए साथ साथ सारे क्वेश्चंस का, तो आपको याद रहेगा कि ऑप्शन सही हुआ तो क्यों सही हुआ, गलत हुआ तो कैसे, क्योंकि इससे आप सोच के कमेंट करेंगे और ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। जल्दी करिए। तो आप लोगों ने जो भी कमेंट करना था कर दिया। अब हम देख लेते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज जो 3 टाइप्स के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ही 3 टाइप की सर्विसेज होती हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स। ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं और एकदम से जनरल सा क्वेश्चन था, क्योंकि फॉरेन सर्विस क्यों इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, वो तो फॉरेन सर्विसेज है। तो एकदम से ऑप्शन से आप इरेडिकेट कर सकते थे कि भारतीय विदेश सेवा जो है वो कतई भी नहीं आ सकती है किसमें, ऑल इंडिया सर्विस में, क्योंकि ये तो फॉरेन सेवा है। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं हम लोग, और ये 8th क्वेश्चन है। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता की सरकार है? Who said this? The declaration of democracy is
people, for the people and by the people, of the people, by the people, for the people, ये डिक्लेरेशन किसने की थी? और आपके ऑप्शंस हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी है थियोडोर रूजवेल्ट। ऑप्शन ए जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन एंड ऑप्शन डी थियोडोर रूजवेल्ट। किसने किया था ये डिक्लेरेशन? किसने बोला था कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता की सरकार है और जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हु सेड दीज लाइन्स? तो आपको बता दिया जाए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, तो आपको बताया जाए ये बहुत ही ऐतिहासिक एक स्पीच थी, किसी ने दी थी गेटिसबर्ग में। गेटिसबर्ग एड्रेस के टाइम उन्होंने बोला था ये डेमोक्रेसी के बारे में। जल्दी से कमेंट करिए ये कौन हो सकता है? तो ये स्पीच अब्राहम लिंकन ने दी थी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इन्होंने गेटिसबर्ग में, जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था, तो गेटिसबर्ग में एक एड्रेस किया था, एक स्पीच दी थी। वहां पे इन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता की, जनता द्वारा और जनता से बनी सरकार है कौन सी? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो इस किसने कहा था? ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, अब्राहम लिंकन। इन्होंने कब कहा था? इन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम गेटिसबर्ग में एक स्पीच दी थी, एड्रेस किया था लोगों को गेटिसबर्ग में, यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने। और उस टाइम इन्होंने क्या बोला था? डेमोक्रेसी कैसी है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो आपका सही ऑप्शन है अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोग हर क्वेश्चन से ये समझ रहे हैं कि कौन से ऑप्शन से अब आपको आगे क्या पढ़ना है। जो चीजें थी वो तो आपको पता है, पर अगर आप सारे ऑप्शंस के बारे में या फिर ये देखें कि इन क्वेश्चन से आपको और क्या एक्स्ट्रा सीखना है, तो आपको ज्यादा मदद मिलती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के डोमिनियन स्टेटस भारत को कब प्राप्त हुआ? When did India receive, attain its dominion status? कब? आपको पता है ये स्टेटस, ये बहुत ज्यादा दिन चल रहा था, ये फाइट चल रही थी, लोगों को चाहिए था इंडिया इंडिपेंडेंट, कंप्लीट स्वराज। लोगों ने मना कर दिया था टू बी डोमिनियन अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये स्टेटस कब प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950। ये ज्यादा हो गया तो ये ऑप्शन काफी इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि तब तक तो कहानी ऑलमोस्ट सारी खत्म हो गई थी जनवरी में ही 1950 में। फिर 15 अक्टूबर 1947। अब आप जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन देखकर जल्दी। ब्रिटिशर्स के कॉमनवेल्थ नेशंस में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस कब मिला? तो आपका ऑप्शन 15 अगस्त 1947 बिल्कुल सही है। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी डिक्लेयर कर दिया था। फिर 15 अक्टूबर 1947 इसलिए पॉसिबल सा है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को डिक्लेरेशन हो गया था। तो बचता है आपका 15 जनवरी 1947। तो अगर ये डेट इंपॉर्टेंट होती तो कहीं ना कहीं इसे सेलिब्रेट किया जाता। तो thus eradicating ऑप्शन ए, सी एंड डी, वी गेट ऑप्शन बी एज करेक्ट। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षण है? जो द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं, बेसिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जिसको आप मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से आप इंडिया में आजादी से जी रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उन अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, यानी कि विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका। तो संरक्षण कौन? अगर आपको अपने अधिकारों का हनन होते दिख रहा है कि आपको अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे?
कौन है संरक्षण फंडामेंटल राइट्स का? अब ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, ये लॉ मेकिंग का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट, ये लोग आते हैं, ये लोग क्या करते हैं? कार्य यानी कि एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं, काम हो अच्छे से उसमें मदद करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये क्या है? इनका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ आते हैं, ये अपने इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं और हाँ, लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लोगों को जिसमें भरोसा है वो पार्टीज लोग सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है आपका जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। तो जैसा नाम है, आपको न्याय कौन दिलाएगा? जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आप अगर जल्दी जल्दी ऐसे ये ऑप्शंस लिखते जाएंगे कमेंट सेक्शन में तो हम लोग हर रोज ये 30 क्वेश्चन करते जाएंगे और हम लोग जो अपने सक्सेस की स्टोरी है उसको इंश्योर कर लेंगे। हम लोग ये पक्का कर लेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। सरकारिया आयोग संबंधित था, सरकारिया कमीशन वाज कंसर्न्ड विद। तो सरकारिया कमीशन किस लिए आई थी? प्रशासनिक सुधार, चुनाव सुधार, वित्तीय सुधार और केंद्र राज्य संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन। किस लिए आया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। सरकारिया कमीशन डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सरकारिया कमीशन किस चीज से जुड़ा है? कंसर्न विद व्हाट? तो जल्दी से आप ऑप्शन कमेंट कर दीजिए, जल्दी। तो सरकारी कमीशन के बारे में पहले कुछ देख लेते हैं। ये इसको गठित किया गया था 1983 में। किसने बनाया था इसे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर जस्टिस रंजीत सरकारिया, डॉक्टर रंजीत, जस्टिस रंजीत सरकारिया। और इसी से इस कमीशन का नाम पड़ा क्या? सरकारिया कमीशन। तो 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे फॉर्म किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जस्टिस रंजीत सरकारिया। तो इसलिए इसका नाम है सरकारिया कमीशन। अब ये किस लिए गठित हुआ था? तो ये गठित हुआ था सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है, पावर्स आर डिवाइडेड। सेंटर के पास अकेले पावर नहीं है, सेंटर कुछ जो डिसीजन मेकिंग है अपने पास रखता है, बाकी स्टेट को डिवाइड कर देता है। तो ये जो बाई कैमरल लेजिस्लेटर है उसके लिए ये बनाया गया था, सेंटर स्टेट रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र संबोधित करना होता है, बहुत ही आसान है। जो कौन किसको करता है ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट किसको करता है, स्पीकर किसको करता है, वाइस प्रेसिडेंट किसको। तो ये सब चीजें आप एक बार एक जगह लिख लीजिए। जैसे आप वन लाइनर पढ़ते हैं तो ये सब चीजें एक जगह रहेगी तो इजी हो जाएगा। या फिर ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं कि आप एक बार प्रेसिडेंट के बारे में पूरा पढ़िए। प्रेसिडेंट कौन है, कैसे इलेक्ट होता है, मिनिमम एज, क्वालिफिकेशन से लेकर सब कुछ। तो इस तरह से आप क्या है ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज और हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू हूम। पहला भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा के उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड फोर्थ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। एक मिनिस्टर होता है जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स देखता है, संसदीय मामलों को देखता है, वो मंत्री। तो किसको ये एड्रेस करेंगे लेटर ऑफ रेजिग्नेशन? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा बिल्कुल सही है, उपाध्यक्ष। लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा जो है वो त्याग पत्र जो है वो संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का मसौदा तैयार किया गया, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन। तो अगर आप पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से होता है,
कॉन्स्टिट्यूशन उसके ड्राफ्टिंग से कब कैसे शुरू हुआ, कौन कौन मेंबर्स थे, कितनी कमिटीज बनाई गई और उन कमिटीज के मेंबर्स चेयरमैन कौन कौन थे। प्लस ये भी दिखाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में कैसे कैसे कंप्लीट हुआ, कब शुरू हुआ। तो इन सब के बारे में एक जगह नोट्स जरूर तैयार रखिए। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए ड्राफ्टिंग कब कंप्लीट हुआ था। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये भी। तो आपको पता है लॉ डे मनाया जाता है 26 नवंबर। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तभी आपका ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया था, कंप्लीट हो गया था। पर इसको पब्लिक कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आपको पता है अब तक 104 अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं और आखिरी अमेंडमेंट कब हुआ था? 2020 में। कौन सा अमेंडमेंट था ये आप लोग बताएंगे, कमेंट करके जल्दी बताइए। और जिनको नहीं पता है वो इस बारे में पढ़ लीजिए। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ये तो बेसिक है। 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपके ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्टिंग कमिटी, ये सब अलग अलग लोग हैं। तो जल्दी से बताइए कौन था प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बहुत ही इजी सा है, पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारे बनते हैं। टेम्परेरी यानी कि इंटरिम चेयरमैन कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। तो वो इंटरिम मतलब टेम्परेरी जो मीनवाइल के लिए बीच में बने थे वो कौन थे? वो देखिए। वाइस प्रेसिडेंट्स कौन थे? वो देखिए। फिर एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी जो BR अम्बेडकर थे। तो ये तीनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। ये तीनों क्वेश्चन को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके साथ साथ जो टेम्परेरी चेयरमैन थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और उसके साथ साथ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी अपने कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, एक और क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर उसी टाइम के, तो ये क्वेश्चन भी साथ साथ ही पढ़ाया जाता है ड्राफ्टिंग के टाइम ही। BN राव थे अपने। तो ये जो नेम्स हैं ये कुछ स्पेसिफिक नेम है, कुछ इंपॉर्टेंट नेम है। ये सारे नाम को आप याद रखिए तो आपके लिए अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 15। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ। फिर से एकदम इजी क्वेश्चन, आपको पता है SSC में भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस रखे ही जाते हैं। ये वही कलेक्शन है उन बेसिक क्वेश्चंस का, बिल्कुल बेसिक। तो यस ऑप्शन बहुत इजी है, ऑप्शन बी 65 इयर्स है। पर फिर इससे जुड़े कौन कौन से क्वेश्चन है? कौन बना था यंगेस्ट, अभी तक का यंगेस्ट जस्टिस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कौन था? उनके बारे में पढ़िए। मैक्सिमम एज हमको पता ही है, मिनिमम एज पता करिए। जो क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है। जुडिशरी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, तो जुडिशरी को अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जस्टिस हिदायतुल्लाह थे हमारे यंगेस्ट, जो हमारे जजेस हैं उनमें से सबसे यंगेस्ट थे। जस्टिस हिदायतुल्लाह के बारे में पढ़िए, काफी अच्छा इंस्पिरेशनल है उनका लाइफ जर्नी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक नागरिक को आयु पूरी करनी चाहिए। फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए अभी हमने देखा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो मिनिमम और मैक्सिमम एज हर पोस्ट के लिए आप पढ़ लीजिए। फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ सिटीजन शुड हैव कंप्लीटेड अ मिनिमम एज ऑफ हाउ मेनी इयर्स? क्या एज होनी चाहिए मिनिमम? 25 साल, 35 साल, 35 इयर्स, 30 इयर्स, 18 इयर्स। तो 18 इयर्स में सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं, वो क्या है? जाके वोट डालना। तो ये 18 इयर्स वाला ऑप्शन खत्म है। यू कैन जस्ट कास्ट योर वोट एट द एज ऑफ 18। अब हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन। 25 काफी ज्यादा नहीं लग रहा है, काफी ज्यादा नहीं लग रहा है, तो बचता है 30 और 35। तो ऑफकोर्स जो मैक्सिमम एज है वही
ही ली जाती है टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शन 35 ईयर्स के बाद ही आपको माना जाता है एलिजिबल टू बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें भी जाइए पढ़िए कौन है द मिनिमम एज, फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये सब जो है पढ़ते रहिए क्वेश्चन के साथ साथ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते जाएंगे। संसद सदस्य, संसद की अपनी सदस्यता खो देगा यदि वह सत्र से लगातार अनुपस्थित है। कितने दिनों के लिए वो अनुपस्थित हो सकता है, तो वो अपनी सदस्यता खो देगा। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट will lose his membership of parliament if he remains absent for how many days, कितने दिनों के लिए। डेज हैं आपके 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज एंड 365 डे, तो बहुत ही ज्यादा हो गया। तो अब आप देखिए कितने दिनों के लिए वो एब्सेंट हो सकता है। एक साल के लिए कोई क्यों एब्सेंट होगा, तो कितने दिनों के लिए एब्सेंट होने पर वो अपनी सदस्यता खो देगा। तो ऑप्शन बी सही है। जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा था या कमेंट किया था वो बिल्कुल सही है। 60 डेज के लिए अगर आप कंटिन्यूअसली एब्सेंट हैं सत्र से, तो आप रिमूव कर दिए जाएंगे, आपकी मेंबरशिप जो है वो खारिज यानी कैंसिल कर दी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी जो सत्र है उसमें बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़ना है। देखिए सेशन में आपके क्वेश्चन आवर कब होते हैं, आपका ब्रेक आवर कब होता है, तो ये सारी चीज, बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़ने की जरूरत है, तो आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। इन इंडिया द रेसिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड विद, रेसिड्यू अवशिष्ट मतलब जो बची हैं, मतलब जो किसी भी आपके पार्ट में नहीं इंक्लूडेड है, नहीं डिवाइड की गई है, तो उस पे डिसीजन कौन लेगा, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत इजी है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट, बोथ एंड लोकल। ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट क्यों डिसीजन लेगा, इट्स नॉट सुप्रीम, तो वो तो हटा दिया जाए। बाकी तीन ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। इन इंडिया द रेसिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड विद, तो आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है टू टेक द डिसीजंस। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द डिसीजंस ऑफ द रेसिड्यूरी पावर, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, दैट इज रेसिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड विद यूनियन गवर्नमेंट। 19th क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, कौन सा साल था वो? 1990, 1992, 1980, 1989। फिर से ऑप्शन जल्दी से कमेंट करिए। इसके साथ साथ पढ़ना है गठित कब हुआ था, किसने किया, चेयरमैन कौन था, इनके डिसीजंस कौन ले सकता है। आज अगर आपको इनके कोई भी डिसीजन लेने हैं प्रेजेंट डे में तो कैसे होता है, ये सब चीजें इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं, तो अच्छा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो नेशनल कमीशन एक्ट लाया गया था, तो बिल्कुल पास हैं आप। यस, 1992 इज द करेक्ट ऑप्शन। 1992 में ये गठित किया गया था, नेशनल कमीशन एक्ट लाया गया था, और माइनॉरिटी का जो माइनॉरिटीज के लिए इस एक्ट में एक अलग से कमेटी गठित हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? Which of the following is not a fundamental right as per the Indian Constitution? CGL 2013 का क्वेश्चन है ये। अभी रिसेंटली कोई एक है जिसको इंक्लूड किया गया है आपके फंडामेंटल राइट्स में, तो देखिए कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसके साथ आपको क्या बनाना है, फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, कौन सा फंडामेंटल राइट कब इंक्लूड किया गया, लेटेस्ट वाला कौन सा था। तो ये फंडामेंटल राइट वाला क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे जब आपके पास आंसर होगा कौन सा राइट टू एजुकेशन है कि नहीं है, क्योंकि ये भी अधिकार है, आप बोल सकते हैं आपके पास ये भी अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन भी आपके पास है और राइट टू लाइफ भी आपके पास है, बिल्कुल आप जिंदगी जी सकते हैं अपनी। तो आपको थोड़ा सा इस पे जो है रिसर्च करना है, जब आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2013 का है, ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं नेक्स्ट डे के लिए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सोचिएगा ताकि ये क्वेश्चन हम लोग कर सके। बाकी आपके ओपिनियन जो भी है, जो आपको लगता है सही आंसर है, वो कमेंट करके बताइए।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान, एक क्वेश्चन हर रोज हम लोग जो है देखेंगे। क्या देखेंगे? हर रोज वो एक क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के लिए करेंगे ताकि वो टॉपिक आपका कंप्लीट होता रहे। प्लस हम लोग लक्ष्य एकेडमी में आपको ऑफर कर रहे हैं रेगुलर क्लासेस, पॉलिटी की भी क्लासेस चलेगी, सारे सब्जेक्ट की चलेंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक क्वेश्चन रिसर्च सॉर्ट ऑफ, जिससे आप थोड़ा सा उस पर मंथन करें, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ें, तो एक क्वेश्चन हम लोग हर दिन छोड़ दिया करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। हु इज कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कस्टोडियन कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? संरक्षक का क्वेश्चन फिर से आ गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फिर से एक ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता, तो वो आप हटा सकते हैं। बाकी तीन ऑप्शन से जल्दी से बताइए कि कौन है करेक्ट ऑप्शन। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों ही होगा? नॉट पॉसिबल। फिर आपका प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेटिव में आता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन होना मुश्किल ही है, बाकी आप देख लीजिए। प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस या प्राइम मिनिस्टर। तो बिल्कुल आप लोग सही तरफ जा रहे हैं। जो इंडियन जुडिशरी है वही क्योंकि संरक्षक होती है, जुडिशरी आपकी न्यायपालिका, तो इसलिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये संरक्षक हैं, कस्टोडियन हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है पॉलिटी का, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। गठन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया? वेवल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन, या फिर वेवल्स प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, या फिर कैबिनेट मिशन। जल्दी से बताइए ऑप्शन में कमेंट करके। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है एक पढ़ने के लिए भी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके रिकमेंडेशन पर बनाई गई? बिल्कुल सही तरफ जा रहे हैं आप लोग। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर ये फॉर्मुलेट हुआ था। क्या आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, किसने लाया, ये कैसे आगे बढ़ता गया, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब और कैसे हुआ। ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इससे बहुत सारे और क्वेश्चन बनते हैं, और हर क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं वो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन और उसके ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट? निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है? ऑप्शन सोवरेनिटी, संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, ये सभी। सोवरेनिटी, गवर्नमेंट, टेरिटरी, ऑल ऑफ दिस। कौन सा? संप्रभुता, सोवरेनिटी होता क्या है कि कोई भी कंट्री जो टेरिटरी है, जो देश है, जो राष्ट्र है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद ले सके। मतलब अपने देश के अंदर के डिसीजन, उसके साथ साथ आपके फॉरेन मिनिस्ट्री के भी डिसीजंस अगर आप ले सकते हैं, अगर आपका देश ले सकता है, तो आपका देश जो है सोवरीन है, यानी संप्रभुता है। फिर सरकार जरूरी है कि नहीं जरूरी है? टेरिटरी यानी कि क्षेत्र जरूरी है कि नहीं जरूरी है? ऑफ कोर्स तीनों जरूरी है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टेट वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया और स्टेट की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट एक वेल डिफाइंड है। स्टेट क्या होता है, कैसे स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन सेट में। फिर आपका 24वां क्वेश्चन है, 44th अमेंडमेंट में किसे लीगल राइट बनाया गया? 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है? आपके ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार और काम करने का अधिकार। तो आपको याद होगा 44th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? जनता दल, जनता पार्टी जो है वो लेके आई थी, याद करिए जल्दी से। इमरजेंसी का टाइम था और उसमें बहुत सारी चीजें और अमेंड की गई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट में। सिर्फ एक चीज नहीं था, ये जो सरकार है, जो
जुडिशरी है वो क्वेश्चन कर सकता है कि कैसे, किस बेसिस पे किसी ने आप इमरजेंसी लगाई है कंट्री में, क्योंकि आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए थे। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट उसके बाद का है। तो जल्दी से बताइए कौन से अधिकार को बेसिक राइट बनाया गया, लीगल राइट बनाया गया, लीगल, फंडामेंटल नहीं, लीगल। राइट टू एजुकेशन आपका बेसिक राइट है, बाकी आप देख लीजिए। प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जुडिशियल रेमेडीज। जुडिशियल रेमेडीज आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है, हेबियस कॉर्पस एक्सेट्रा। जल्दी बताइए, राइट टू वर्क, राइट टू प्रॉपर्टी। तो यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार आपको मिला था 44th अमेंडमेंट एक्ट से। 44th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़िए, बहुत सारी नई चीजें हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट में पढ़ने लायक। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया? अभी हमने ये क्वेश्चन देखा है, राइट टू प्रॉपर्टी। सीज टू रिमेन अ फंडामेंटल राइट। सीज मतलब नहीं रहा, फंडामेंटल राइट नहीं रहा, लीगल राइट बन गया है। जल्दी बताइए कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ये हुआ? बिल्कुल, अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, इसको लीगल राइट बना दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार से हटाकर इसको क्या बना दिया गया? न्यायिक अधिकार बना गया, लीगल राइट दे दिया गया इसको कि आपका ये लीगल राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के अध्यक्ष, संसद के वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जॉइंट सेशन के बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। जॉइंट सेशन कब है, कब लाया जाता है, इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का किया जाता है तो ऑफ कोर्स स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी, यानी कि आपके लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ये प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सेशन यही करवाते हैं। तो यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। Under which article of the Constitution India can the fundamental right of the members of the armed force be specifically restricted? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रबंधित किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है? तो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25, आर्टिकल 33 या फिर आर्टिकल 19? आंसर बताइए कौन से आर्टिकल? तो आपको पता है, ये तो बेसिक है, 21, 19 के बारे में तो सबको पता होगा, ये तो नहीं हो सकते हैं। जो लोग अभी भी आर्टिकल से थोरो नहीं है वो एक बार ये कुछ जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इन आर्टिकल्स के बारे में पढ़िए। तो ऑप्शन बी और सी में से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्टिकल 33 इज द आंसर। इसके तहत जो अपने सशस्त्र बल हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके जो अधिकार हैं वो रिस्ट्रिक्ट, लिमिट, प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ द इंस्टीट्यूशन was called heart and soul of the constitution by B.R. अम्बेडकर? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को बोला था हार्ट एंड सोल? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 19? आर्टिकल 356, आर्टिकल 32, आर्टिकल 40 या फिर आर्टिकल 19? देखिए, आप आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट सब आपको दिया जाए, पर जब उसका कोई संरक्षक होगा तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन चल सकता है। तो जैसे आपका हार्ट और सोल है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल जो उसको चलाता है, जो इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है, वो कौन सा आर्टिकल है बताइए जल्दी से। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी, तो ये आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यू हैव द राइट टू लीगल रेमेडीज। आप
कभी भी अगर आपको लगता है चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो आप यू कैन अप्रोच जुडिशरी। और आपको पता है इंडियन जुडिशरी जो है वो अलग है, न्यायपालिका अलग है, वो कोई भी इलेक्टेड मेंबर से वर्क नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है और अपने डिसीजन लेने में सक्षम है। तो यस, आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ 2 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। राज्य शब्द का प्रयोग, देखिए मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आज देख लेते हैं इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? Who was the first to use the term state? Who was the first to use the term state? अरस्तु, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स या फिर प्लेटो? कौन था ये टर्म स्टेट? इसकी बड़ी ही अच्छी जो है हिस्ट्री है ये टर्म स्टेट यूज करने के पीछे। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, मैकियावेली। मैकियावेली ने कब यूज किया था, कैसे और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? जो स्टेट है उसका वेल डिफाइंड मतलब क्या है? जो राज्य है, इसका मतलब ये नहीं जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश एक राज्य है, नहीं, स्टेट की एक वेल डिफाइंड मीनिंग होती है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत इजी क्वेश्चन के साथ हम खत्म कर रहे हैं आज का सेशन। पहला है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, दूसरा है जी वी मावलंकर, तीसरा है एन संजीव रेड्डी एंड डी है एस पी मुखर्जी। बी आर अम्बेडकर, जी वी मावलंकर, एन संजीव रेड्डी एंड डॉक्टर एस पी मुखर्जी कौन है? तो यस, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर इज द करेक्ट ऑप्शन। यही थे कौन? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ लोकसभा, कौन था जो मिनिमम एज पे बना था स्पीकर ऑफ लोकसभा, और प्रेजेंट फर्स्ट, ये सब तो आपको देखना ही है। तो ये सब हर क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। और लक्ष्य एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिए, एंड तक सारे वीडियो देखा करिए, और जो टास्क मिले रेगुलरली आप अगर करते रहेंगे तो आप मेंटेन रखेंगे अपना जो पढ़ाई का एक नियम है उसको मेंटेन रखेंगे। तो जुड़े रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ। अगर आपने अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप डाउनलोड करिए, पेजेस को लाइक करिए हमारे, और वीडियोस को देखते रहिए।